ऑडियंस, वेलकम बैक। आपने थंबनेल को क्लिक किया, टाइटल को पढ़ा, और ये वीडियो एक्चुअल में वही चीज़ डिलीवर करने वाला है जो कि मैंने बोला है। तो इसीलिए एंड तक बने रहना। और मैं आपको सच में वार्निंग दे रहा हूँ, इस वीडियो में एंड तक सिर्फ 1% लोग बचेंगे, और 1% ही होंगे उनमें से भी जो एक्चुअल में उस चीज़ को समझ पाएंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अपनी सोशल स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम किया, शायद नहीं किया। अगर करने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी, तो भी आप अगर महसूस कर रहे हैं कि किसी तरह की ग्रोथ नहीं मिल रही, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आपने बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई कर ली, प्रैक्टिसेस कर ली, आप अपनी सोशल स्किल्स को किसी रीज़न से इम्प्रूव करना चाह रहे होंगे। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो कॉरपोरेट लेवल पे कुछ भी हो सकता है, वो आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है उस लेवल पे हो सकता है, वो इस लेवल पे हो सकता है कि आपको किसी पर्सन से बात करनी है, कोई स्पेशल पर्सन है, वो आपको इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए हो सकता है। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन एक चीज़ समझना ज़रूरी है, सोशल स्किल्स आर इमोशनल स्किल्स, नॉट प्योरली एनालिटिकल स्किल्स और लॉजिकल स्किल्स। ये क्या मैंने बोला? अगर आपने इस बात को अभी सुना और फिर इसके बाद आपने सोचा ठीक है यार, ये इसके आगे का तो चीज़ें सब पता है मुझे, नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। और आप इन चीज़ों को सुनने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे अगर आपने ये वीडियो अच्छे से नहीं देखा तो इसीलिए समझना ध्यान से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, सोशल स्किल्स, communication skills are not logical or analytical skills purely. Yes, there is a part, यहाँ पर हम परेटो प्रिंसिपल लगाए तो 80% पार्ट इज इमोशनल एंड 20% पार्ट इज लॉजिकल एनालिटिकल। तो यहाँ मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ गाइस। देर आर सम सीक्रेट्स, एंड वंस यू नो दैट, वंस यू अंडरस्टैंड दो सीक्रेट्स, सीरियसली, क्योंकि दूसरे लोग इस तरह से नहीं देखते हैं सोशल स्किल्स को, दूसरे लोग इस तरह से नहीं देखते हैं। तो ये रेयर हुआ ना, जो चीज़ आज तुम जानने वाले वो रेयर हुआ ना, कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, ज़्यादातर लोग फालतू में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो स्पीचेस प्रैक्टिस करते हैं, वो नई न जाने नई नई टेक्निक्स देखते होंगे, और बहुत सारे लोग तो इम्प्रूव ही नहीं कर रहे होंगे। तुम उन 1% में से होंगे जो इन चीज़ों को समझेंगे और एक्चुअल में इम्प्रूव होंगे। तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं गाइस, कुछ स्किल्स होती है जो कि एनालिटिकल होती है, प्योरली एनालिटिकल होती है। जैसे कि आपका मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वहाँ इमोशंस नहीं चाहिए, वहाँ आपकी फीलिंग्स नहीं चाहिए। और अक्सर आप करते क्या हो कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस वहाँ पे अप्लाई करते हो जहाँ पे एनालिसिस लगने वाला है, जहाँ पे आपकी क्यूरोसिटी चाहिए, जहाँ पे आपको अंदर से वो अर्ज चाहिए कि यार मुझे जानना है, यार मुझे जानना है ये कंप्यूटर्स काम कैसे करते हैं, कंप्यूटर्स काम कैसे करते हैं, ये फीलिंग से होगा क्या, बताओ मुझे। ये मोबाइल फ़ोन काम कैसे करता है, ये कैमरा काम कैसे करता है, ये क्या फीलिंग से सीखोगे आप? नहीं सीख सकते। तो हम गलत जगह पे फीलिंग्स लगाते हैं और गलत जगह पे लॉजिक लगाते हैं। जब बात सोशल स्किल्स की आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स की आती है, तो हम वो वीडियो सर्च कर रहे होते हैं, वो कंटेंट देख रहे होते हैं जहाँ पर चीज़ें सिर्फ लॉजिकली बताई जा रही होती है। सेल्स की टेक्निक समझेंगे भैया, नेगोशिएशन की स्किल्स समझेंगे, टेक्निक समझेंगे, क्या बोलना है, कब बोलना है, किसी बंदे से बात करनी, बंदी से बात करनी है, तो हम टेक्निक्स देखते बैठेंगे। हम वो इमोशनल एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते ही नहीं है जो कि फाउंडेशन है सोशल स्किल्स का, हम उसको तो स्ट्रॉन्ग करते नहीं हैं। और फिर हम सोचते रह जाते कि अरे यार ये तो इम्प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, नहीं मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ। आज मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि आप एक्चुअल में एक सोशल प्राणी हो, आप एक इंट्रोवर्ट, एक कोने में बैठने वाले जीव की तरह नहीं हो, आप एक्चुअल में एक सोशल बीइंग हो, और आप इजीली किसी से भी बात कर सकते हो, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। वो बात अलग है कि कोई आपको पसंद करेगा ना पसंद करेगा, वो तो भाई वो तो बाहर की बात है, कोई और की बात है, कोई और को हम कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं। बात इतनी है कि भाई आप अपने साथ में कितने कंफर्टेबल हो। क्या आप अपने साथ में इतने कंफर्टेबल हो कि आज अगर आपको बातचीत करनी है किसी से, तो आपको इतनी टेंशन नहीं है कि ओ माय गॉड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता है अक्सर, राइट? वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए, है ना? और बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर्स है, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स है जो आपके बीच में आकर के आपके सामने एक पर्दा डाल देते हैं, और वो आपको आगे कोई एक्शन लेने से पहले ही रोक देते हैं, वो बात मुंह से निकलने से पहले ही बंद हो जाती है।
हो ही नहीं पाता कम्युनिकेशन, राइट? यही है ना प्रॉब्लम। तो आज आपको पता चलने वाला है। तो मेरे पास नोट्स है, चीज़ों को मैंने थोड़ा अलग तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है। और गाइस, ये वीडियो अगर आपको बोरिंग लगेगा तो इसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको डोपामिन चाहिए, आपको विजुअल्स चाहिए तगड़े कि भैया आप पूरी स्क्रीन में कुछ बहुत ज़बरदस्त होकर आए। ये अनफॉर्चुनेटली हमेशा नहीं हो सकता है ना। मैं कंटेंट को जितना हो सके ज़्यादा इंगेजिंग बना के रखूँगा, लेकिन ये आपका भी काम बनता है कि अगर कोई शख्स आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है तो आप उस चीज़ के लिए रुको, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, अपनी नोटबुक रखो, चीज़ों को लिखो, चीज़ों को समझो। ओके, तो चलो गाइस, तो इमोशनल स्किल है ये। क्या आपकी जो सोशल स्किल्स है ये पूरी तरह से इमोशनल है। इसका 80% पार्ट, जो 80% एरिया है वो ये, अगर जैसे मैं स्क्रीन है, ये स्क्रीन में मेरा हाथ है यहाँ पे, तो इसमें जो ये 80% पार्ट है, 80% एरिया वो इमोशनल है और 20% एनालिटिकल है। मतलब कि वहाँ पर आप टेक्निक अप्लाई करो, लेकिन वो फाउंडेशन अगर आपने नहीं अप्लाई करी, फाउंडेशन अगर आपने स्ट्रांग नहीं बनाई, नो मैटर व्हाट, दिस इज द सीक्रेट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, कि अगर तुमने अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग नहीं किया तो चाह कर भी तुम सोशल स्किल्स में सिर्फ अपने आप को अर्ज करके आगे बढ़ाते रहोगे। मतलब कि आज चलो ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंट फील करना है, मैं एक काम करता हूँ, एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूँ, मैं एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेता हूँ, और फिर आज मैं अर्ज फील कर रहा हूँ कि हाँ मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। फिर जब तुम घर पे आते हो तुम बोलते हो हाँ भाई बहुत थक गया था यार, वो शादी में गया था, इतने सारे नए नए लोग मिले, मैं तो थक गया भाई, मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो गया, ओ माय गॉड मेरी एनर्जी। तुम लोगों से बात करने जाते हो और फिर उसके बाद अगर तुम्हें एग्जॉस्टेड फील होता है, तुम्हें ऐसा फील होता है कि भाई यहाँ से कब निकलूँ भाई, ये ग्रुप मुझसे नहीं झेला जा रहा, ये लोग मुझसे नहीं झेले जा रहे, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा फील होता है, समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हम सोशल बीइंग है भाई। तुम दूसरे इंसानों से मिलने से डर रहे हो। चलो हो सकता होगा वो कोई बहुत बड़ा तीसमार खान होगा भाई, हो सकता है तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा हो ग्रुप में। अगर तो वहाँ से निकल जाने का कोई फ़ायदा होगा, है ना। किसी इन्वायरमेंट से निकल जाना अच्छा होता है, कुछ ऐसे होते हैं ऐसे इन्वायरमेंट, लेकिन कुछ इन्वायरमेंट में आपको डटे रहना होता है, टिके रहना होता है, आपको सीखना होता है, आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं। हो सकता है कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन हो जिसको आपको जानना हो, जिसके काम को आपको जानना हो, और आप अंदर से आपकी अर्ज आ रही हो कि यार सवाल पूछता हूँ मैं, चलो सवाल पूछता हूँ, लेकिन आप अपनी उस अर्ज को दबा रहे हो, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, राइट। हुआ है ऐसा। इसीलिए आपको ये बात अपने दिमाग में अब डालनी होगी कि ये एक इमोशनल स्किल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये एक तरह की आर्ट है। ओके, एनालिटिकल पार्ट क्या होगा? एनालिटिकल पार्ट वही होगा कि आप क्यूज़ को पकड़ रहे हो, आप बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे रहे हो, आप बहुत सारे जो लॉजिकल एस्पेक्ट्स है कि भाई आंखें पड़नी चाहिए, पैर टो का जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए, भाई सीधा होगा तो फिर सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। साइकोलॉजी है, परसेप्शन है आपका, बायसेस है आपके, लोग किस तरह से सोचते हैं उसकी एनालॉजीज़ है, तो वो सब अगर आप जानते हो तो वो आपको हेल्प करता है, लेकिन वो सिर्फ 20% है। ओके, तो गाइस इमोशनल पार्ट क्या है? इमोशनल पार्ट है स्टेट मैनेजमेंट आउट ऑफ योर हेड। ये सब क्या है? स्टेट मैनेजमेंट मतलब कि फीलिंग, आप क्या फील कर रहे हो, समझना। जब आप ग्रुप में हो, जब 4 लोगों के ग्रुप में हो, चाहे वो फेमिलियर हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, आप क्या फील करते हो, क्या आप उस फीलिंग को मैनेज कर पाते हो? स्टेट मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं। क्या आप उस फीलिंग को, उस अर्ज को, उस एंजाइटी को मैनेज कर पाते हो? आउट ऑफ हेड मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ द हेड मतलब कि आप अपनी दिमाग में ही तो नहीं फंसे हुए हो, चलो मैं ये बोलता हूँ, अरे यार इसने ये क्वेश्चन पूछा, अब मैं ये बोलने की कोशिश करता हूँ। मतलब आप रिप्लाई सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट रिप्लाई। ओके, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि अभी भी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है या सोशल स्किल है वो सबकॉन्शियस नहीं हुई है। अगर आज भी आपको सोचना पड़ रहा है कि भाई इसने मुझे ये बोला ना, इसका रिस्पॉन्स मैं ये देता हूँ, अगर आपको सोचना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब ये आपके सबकॉन्शियस में नहीं आई है। ओके, तो ये हो गया आउट ऑफ द हेड। वाइब या कॉन्फिडेंस। वाइब मतलब क्या कि आप जिस तरह से रहते हो, सामने वाले को फीलिंग क्या आती है, जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आप खड़े हो, जिस तरह से आप बैठे हो, जिस तरह से आप देख रहे हो सामने वाले को, आई कांटेक्ट आपका,
जो परसेप्शन आपका आ रहा है, जो लुक आपने जो कपड़े पहने उसकी वजह से एक वाइब सेट होती है आपकी कि ये पर्सन कॉन्फिडेंट है यार, ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, ये पर्सन की अथॉरिटी है, ये पर्सन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो चीज़ें वाइब है, ओके। और इसी के बेस पे कॉन्फिडेंस भी सेट हो जाता है, सामने वाला इंसान भी उसी हिसाब से परसीव करता है, उसी हिसाब से आपके साथ बिहेव करता है, ओके। तो वाइब को क्या आप मैच कर पाते हो, क्योंकि हर एनवायरनमेंट का वाइब भी डिफरेंट होता है भाई। कई अंत्येष्टि हो गई है किसी की, तो फिर आप वहाँ पर बिल्कुल कलरफुल ड्रेस पहन के नहीं जाओगे, बिल्कुल पार्टी वाला ड्रेस पहन के नहीं जाओगे, है ना। मुझे नहीं पता मैंने सही वर्ड यूज़ किया क्या, अंत्येष्टि, बट आप समझ रहे हो, वहाँ पर आप नॉर्मल से कपड़े पहन कर जाओगे। वही अगर पार्टी चल रही है ना, तो आप बिल्कुल कैजुअल ड्रेस भी उस बेस पे पहनोगे कि भाई ठीक है, मतलब आप घर का कोई नाइटी ड्रेस पहन के नहीं आ जाओगे, आप उस कैजुअल इन्वायरमेंट के हिसाब से कोई ड्रेस पहनोगे, राइट। बट एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि वाइब कई बार आप ओ हो वेरी गुड डिक्लाइन ग्रेट ग्रेट। मेरे इस मोबाइल में अक्सर कॉल आते नहीं है, और आज पहली बार कॉल इसलिए नहीं आते क्योंकि ये जो सिम है ये बिल्कुल नई ली है, तो इसमें कॉल आते नहीं है, लेकिन बिल्कुल बीच में कॉल आ गया। वेरी गुड, देखो भाई भाई, और कॉल भी पता है किसका है, कंपनी का कॉल है। कंपनी का कॉल समझ रहे हो, कंपनी वो प्रमोशनल कॉल जो होता है कि भाई बैलेंस लगे तो भरा हुआ है, फिर भी बैलेंस का कॉल आ रहा होगा। तो देखो यूनिवर्स भी चाह रहा है कि भाई रुक जाओ, इसको मत बताओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमोशनल एस्पेक्ट क्या है, ओके। तो अभी हम बात कर रहे थे वाइब के, कॉन्फिडेंस पे, कि आप किसी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हो, ओके। आप ग्राउंडेड हो कि नहीं हो, आप नॉन रिएक्टिव हो कि नहीं हो। नॉन रिएक्टिव मतलब क्या, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ एनिमे कुछ देख लिया, कोई वेब सीरीज देख ली, कुछ देख लिया, तो उसके कैरेक्टर जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो कूल कैरेक्टर्स हैं, वो कूल कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल ज़ीरो, हाँ हाउ आर यू, या आई एम गुड, आई एम ग्रेट, सटल फीलिंग दे रहे होते हैं वो। अब ये जो फेस एक्सप्रेशन है गाइस, इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा भाई। आप ह्यूमन ही फील नहीं होने वाले हो। अरे खुशी गम ये सब दिखाना पड़ता है, अपने फेस से वो शो करना पड़ता है। आपके ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी वो फेस मसल वैसी है ही नहीं कि आप हंसी खुशी गम ये सब दिखा ही ना सको। तो आप वर्सेटाइल नहीं दिखते, फिर आप प्रेडिक्टेबल दिखते हो बहुत ज़्यादा, और आप इनह्यूमन लगते हो। इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है भाई। एक्टिंग में भी किसी का अगर चेहरा बिल्कुल ऐसा सटल रहता है, आपने देखा होगा लोग कितने मीम बनाते हैं उन एक्टर्स के ऊपर, देखा है ना। जो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस उनके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन चेंज होता ही नहीं है अगर, तो उन पे कितने मीम बनते हैं। कैटरीना कैफ पे बने हैं, है ना, आई थिंक, और अर्जुन कपूर पे भी बने हैं, और भी बहुत सारे न जाने कितने ही एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पे बने हैं कि ये तो अपने फेस एक्सप्रेशन कोई चेंज ही नहीं करते। खुशी हो गम हो कुछ भी हो, इनका चेहरा बिल्कुल स्टिल रहता है, ऐसा स्ट्रेट, है ना। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, लोग नोटिस करते हैं कि यार ये तो स्ट्रेट फेस है। तो नॉन रिएक्टिव मतलब क्या, ग्राउंडेड मतलब क्या। नॉन रिएक्टिव या ग्राउंडेड का मतलब हुआ कि सामने वाले ने कुछ बोला, सामने वाले ने आपको प्रोवोक करने की कोशिश करी, अब आप रिएक्शन भी खुद से डिसाइड कर रहे हो। मतलब 2 सेकंड का पॉज आया और आपने अपने आप से पूछा कि इस इन्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह का रिस्पॉन्स बेटर हो सकता है। यहाँ पर जब आपने वो पूछा तब आप लॉजिकल थे, ठीक है, तब आप लॉजिकल थे। लेकिन नॉन रिएक्टिव इमोशनल का ही पार्ट है। नॉन रिएक्टिव मतलब कैसा, कि सामने वाले ने कुछ बोला, आपने रिएक्शन क्या दिया। रिएक्शन एकदम से आता है कभी भी, आपने कभी भी नोटिस किया होगा, सामने वाला आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, चिढ़ा रहा है, आपका एकदम से फीलिंग आएगी। वो फीलिंग क्या होगी, इसको कुछ भी बोल देता हूँ मैं, इसको अभी चुप करता हूँ मैं, या फिर एकदम से भाग जाता हूँ यहाँ से। वो चीज़ उसे कंट्रोल करना, उसे काम डाउन रखना, और फिर उस इन्वायरमेंट के हिसाब से लॉजिकल आंसर देना। जैसे कि सामने वाले ने प्रोवोक किया है आपको और आपने बस उस पर हंस दिया, एक छोटा सा स्मर्क कर दिया, या फिर आपने कहीं और ध्यान दिया, आपने चीज़ों को रीडायरेक्ट करने की कोशिश करी, आपने अलग तरह का सवाल पूछा, आपने उसके सवाल पे ही सवाल पूछ दिया। ये आपका रिस्पॉन्स होगा जो लॉजिकल होगा।
लेकिन उस इन्वायरमेंट में अगर आपने इमोशनल होके, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके रिएक्ट कर दिया, तो फिर ये आपको एक्चुअल में डम दिखाएगा। तो ये होता है नॉन रिएक्टिवनेस। ओके, सेल्फ अम्यूजमेंट मतलब कि खुद के साथ फन है, खुद के साथ हम मज़े करेंगे भैया। हम शादी में आए, पार्टी में आए, हम खुद के साथ मज़ा करने आए। शादी में आए हैं हम वहाँ पे पार्टी हो रही है, वहाँ पे खाना चल रहा है, वहाँ पे डांस चल रहा है, हम सब करेंगे, सब चीज़ का मज़ा लेंगे और एंड में मज़े से जाएंगे। चाहे किसी ने रिस्पेक्ट दी हो ना दी हो, चाहे सामने वाले ने मेरे से पूछा हो कि नहीं पूछा हो कि भैया खाना खाया कि नहीं खाया, मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करूँगा। मैं जाऊँगा, शादी में गया हूँ, मज़ा करके आऊँगा। तो ये होता है सेल्फ अम्यूजमेंट, कि आप अपने साथ में मज़े में हो। कोलैबोरेटिव फ्रेम और प्लेइंग टू विन, मतलब कि अब आपका माइंडसेट वैसा है। फ्रेम मतलब क्या होता है? फ्रेम मतलब कि ये जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका एक फ्रेम है, ये स्क्वायर नहीं जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है ये, इसमें मैं आपको दिख रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड में दिख रही है, सब चीज़ों का प्लेसमेंट है। तो गाइस ये फ्रेम एक तरह से इस तरह से होता है कि कौन इसमें जगह ले रहा है, कौन कितना ओपन है जीतने के लिए। फ्रेम का मतलब हुआ कि क्या आप सामने वाले को अपनी जगह दे रहे हो, क्या सामने वाले को स्ट्रांग बना रहे हो। सामने वाला ज़्यादा जगह तो नहीं घेर रहा आपके दिमाग में, सामने वाला तो ज़्यादा जगह नहीं घेर रहा आपके थॉट्स में कि आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे, आपके रिएक्शन जा रहे हैं, अरे 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 मैं क्या करूँ, अरे मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, आप बहुत जल्दी बहुत फास्ट रिएक्शन दे रहे हो। तो ये होता है कि आप अपना फ्रेम कंट्रोल किसी और को दे रहे हो। ओके, और प्लेइंग टू विन मतलब कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एक्चुअल में आपको जीतने में हेल्प करते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डोमिनेट होने देना चाहते हैं। क्या आप उन चीज़ों को स्मार्टली अप्रोच करते हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यानी दूसरों से दब जाते हैं। तो क्या आप इस तरह से सोचते हो कि ठीक है, मेरी विन विन सिचुएशन क्या होगी, बेस्ट सिचुएशन क्या हो सकती है? कोलैबोरेशन मैंने बोला, तो आप उसको फ्रेम में ला रहे हो, उस सामने वाले शख्स को भी अपने फ्रेम में ला रहे हो और उसको बोल रहे हैं कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुझ पर डोमिनेंस अचीव करना चाहता हूँ, मैं तेरे को दबाना चाहता हूँ, मैं तेरी बात को दबाना चाहता हूँ। नहीं, यू आर ओपन टू से एनीथिंग यार, यू आर ओपन। मेरे सामने तो ओपन रहे, खुल के रहे, तो अपनी अपनी पर्सनैलिटी का हर एक पार्ट खोल सकता है मेरे सामने। आई एम ओपन फॉर दैट। तो ये चीज़ दिखा पाना, ये होगा कोलैबोरेटिव फ्रेम और प्लेइंग टू विन। ओके, नेक्स्ट है एक्यूरेट सोशल अवेयरनेस। आपकी सोशल अवेयरनेस, इन्वायरमेंट के हिसाब से उस तरह से जज करना कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ओके, और ये सोशल अवेयरनेस आती है उस तरह की इंट्यूशन से जो आपके प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो कुछ लॉजिकल पार्ट है और कुछ इमोशनल पार्ट है, और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिस पे मैं बात करूँगा। पर अगर आपको समझना है तो मैं कुछ इस तरह से समझा सकता हूँ गाइस, कि आपने गाना देखा होगा कोई भी, और कोई भी आर्ट देखा होगा, आपने लोगों को पेंटिंग करते हुए देखा होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या एक अच्छा आर्ट, क्या एक अच्छा गाना बिना फीलिंग्स के, बिना इमोशंस के, बिना एक क्या कह सकते हैं आत्मा, बिना उस चीज़ में आत्मा डाले, स्पिरिट डाले, पावर डाले, क्या वो गाना पावरफुल बन सकता है? जब भी आप किसी बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर को सुनते हो, उसमें वो सुर होता है ना, वो आपको फील देता है, कुछ इमोशनल सॉन्ग होगा, एनर्जी वाला सॉन्ग होगा, म्यूज़िक होगा। तो ये जो आर्टिस्ट है, ये जो चीज़ें बनाते हैं, वो जो पेंटिंग बनाते हैं ज़बरदस्त सी, अगर वो अपनी फीलिंग्स न डाले, अपने इमोशंस न डाले, जो वो फील कर रहे हैं, जो स्टोरी है, स्टोरी कहानी, कि वो किस कहानी को पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं अपने गाने से, अपनी कविता से, अपने कोई जोक होगा उससे। गाइस ये भी एक इमोशनल स्किल ही तो है। क्या ये एक रियल इमोशनल स्किल नहीं है? आप बिना इसके अच्छा गाना, अच्छी कहानी नहीं बना सकते। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि दो टाइप की स्किल होती है। एक होती है जिसमें एनालिटिकल वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा होता है, और एक होती है जिसमें इमोशनल वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा होता है। सोशल स्किल्स इमोशनल वाले पार्ट को सबसे ज़्यादा कैटर करती है। और एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि गाइस, कुछ स्किल्स का फेज़ होता है। एक स्किल में डिफरेंट फेजेस होते हैं, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। सोशल स्किल का फेज़, हर कोई उन फेजेस से होके गुजरता है। अगर आपने उस थर्ड फेज़ को एकदम से पकड़ लिया तो बेस्ट है,
ज़्यादातर लोग फेज़ 1 पे रहते हैं, फिर फेज़ 2 पे रहते हैं और फेज़ 3 पे कभी जा ही नहीं पाते। फेज़ 3 पे 1% लोग पहुंचते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फेज़ 3 पे कैसे पहुंचे। और फेज़ 3 ही वो एरिया है जहाँ पर आप एक्चुअल में सोशल स्किल के मास्टर होते हैं। फेज़ 3 इज़ दी सोशल मास्टरी। और फेज़ 3 पे लोग पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट डालते हैं और एक्चुअल में ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। बस एंड तक इस वीडियो को देखें। 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने अभी तक के कोई भी फ्लफ नहीं बोला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। क्या है वो 3 स्ट्रैटेजीज, 3 इंपॉर्टेंट एरियाज, वो कौन से है किसी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के। चलो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे दिमाग में किसी स्किल को एक एंड स्टेज पे पहुंचाने का कोई ना कोई इमेजिनरी कह सकते हैं स्टेज होता है या फिर एक फाइनल स्टेट होती है, वो डिसाइडेड होती है हमारे दिमाग में, है ना। किस तरह से, जैसे कि हमने दिमाग में डिसाइड किया होता है कि यार अगर मैं 10 लाख रुपए कमा रहा होगा तो मैं इस तरह का खर्चा कर रहा होगा या इस तरह की लाइफस्टाइल जी रहा होगा। हो सकता है आप किसी ऐसी सिटी में रह रहे हो जो बहुत महंगी है और फिर आप अगर 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो हो सकता है ज़्यादातर पैसे आपकी EMI और बाकी खर्चों में निकल जाए और आपके पास कुछ बचे ही ना, है ना। तो कई बार क्या होता है कि आप जिस तरह से उस स्टेट को इमेजिन करते हो वो उस तरह से एक्चुअल में होती नहीं है, ठीक है। कई बार आपकी गलतियां होती है और आप उन चीज़ों को पकड़ते ही नहीं हो। तो वैसे ही सोशल स्किल का एक बहुत बड़ा जो डिलेमा है, जो एक बिलीफ है, वो ये है, जो आपको तोड़ना चाहिए, अभी तोड़ देना चाहिए, अभी तोड़ देना, ठीक है। वो ये कि अगर मैं सोशल स्किल में अच्छा हूँ ना, मास्टर हूँ, या जितने भी लोग सोशल स्किल्स में बहुत अच्छे ज़बरदस्त है, वो तो भैया किसी को भी दोस्त बना सकते हैं, वो तो किसी से भी बात कर सकते हैं, वो तो जिस भी बंदी से बात करेंगे वो अट्रैक्ट हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। दिस 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 इज़ नॉट हाउ सोशल स्किल्स वर्क। भाई देखो, लोगों के प्रेफरेंसेस होते हैं, तो आप अगर उनके प्रेफरेंस टाइप के हिसाब से नहीं बैठे ना तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो बोलेंगे भाई ये इंसान मेरे को पसंद नहीं आया। आप अगर बहुत ज़्यादा इस टाइप के पर्सन हो जो कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, या फिर लॉजिकल पर्सन हो आप बहुत ज़्यादा, है ना, तथ्यों पे बात करते हो आप, और आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ जाए जो इमोशनल है और जो बोलता है कि भाई मैं ऐसा मानता हूँ, द मोमेंट तुमने सुना मैं ऐसा मानता हूँ, तुम्हें वो पर्सन ज़्यादा लाइकेबल लगेगा नहीं, है ना। जो फेथ की बात करेगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, ये तो फेथ बिलीव्स इन सब पे चलने वाला बंदा है, ये लॉजिकल हो ही नहीं सकता, तो ये मेरे काम का नहीं है, राइट। तो हर किसी के बायसेस होते हैं, आपको ये वाला बायस तोड़ना होगा। ओके, आपको इतना ओपन माइंडेड होना होगा कि भाई मेरी बिलीव्स के बेस पे कोई भी इंसान मुझे मिलेगा नहीं, मुझे 100% परफेक्ट पर्सन नहीं मिल सकता मेरे साथ में, चाहे वो मेरा पार्टनर हो, चाहे मेरा कोई दोस्त हो, चाहे मेरा कोई कॉलीग हो, चाहे मेरा कोई मेंटोर हो, मुझे 100% परफेक्ट इंसान कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको ये समझना है हर किसी में इम्परफेक्शन है, आप में भी है, और आपको इम्ब्रेस करना है उस इम्परफेक्शन को, सामने वाले के भी इम्परफेक्शन को। ऐसा नहीं है कि पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि भाई नहीं तू तो यहाँ पे इम्परफेक्ट है, नहीं, आप उन्हें इम्प्रूव करने का मौका दे रहे हैं। आप उन्हें बोल रहे कि भाई यार ये एस्पेक्ट मुझे तेरा गड़बड़ लग रहा है, तुझे इसे इंप्रूव करना चाहिए, तेरा मोटापा बहुत ही खतरनाक रूप से बढ़ रहा है, फैट बहुत बढ़ रहा है, तुझे इसको इंप्रूव करना चाहिए, रेदर देन कि आप उसे चिढ़ा रहे हो, है ना, उसके मोटापे को लेकर के चिढ़ा रहे हो, आप उसे बोल रहे हो कि भाई इसे इंप्रूव करना चाहिए तुझे। ओके, तो इम्ब्रेस करना एक अलग चीज़ होती है, मतलब ये मेच्योरिटी की बात है। नाउ यू रीच टू दैट लेवल जहाँ पर आप मेच्योर हो। ओके, अब आती है बात उन 3 स्टेजेस की। ओके, मैंने सही से स्ट्रक्चर किया हुआ है और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अपना वो बिलीफ तोड़ देना कि हर कोई मुझे पसंद करेगा। अब कभी ऐसा नहीं होता कि भाई जिस ग्रुप में मैं इंटर करूँगा वो ग्रुप में तो मतलब मैं तो सुपरस्टार बन जाऊँगा, है ना, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये किसी बहुत ही ज़्यादा स्टार लोगों के साथ भी नहीं होता, है ना। आपने देखा होगा यार, बहुत सारे लोग जिनका बहुत नाम होता है, आप देखते हो उनको झगड़े में, इसमें सेलिब्रिटी लोगों के वीडियोस वायरल है जब वो थप्पड़ मार रहे हैं किसी को या फिर अनॉइड है, बिल्कुल गुस्सा हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। ओके, इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, नहीं तो आप बहुत गलत तरह के बिलीफ बनाओगे कि हाँ ठीक है यार ये सीक्रेट्स मुझे पता चल गए, अब तो बस बहुत हो गया, है ना, अब तो मैं तो बिल्कुल छप्पर फाड़ दूंगा। तो गाइस, पहला एरिया क्या है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है? फर्स्ट स्ट्रैटेजी है हैविंग, और ये एक फेज़ 1 है, ठीक है। मैं स्ट्रैटेजी के तौर पे बोल रहा हूँ, मतलब लोग इनको स्ट्रैटेजी के तौर पे देखते हैं, ठीक है। तो हैविंग मतलब क्या?
लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास कुछ होगा, अगर मेरे पास अभी कुछ नहीं है, उसकी वजह से मैं सोशल स्किल मेरी अच्छी नहीं है, या उसकी वजह से लोग मेरे दोस्त नहीं बन रहे, या उसकी वजह से बंदी मेरे से सेट नहीं हो रही। सोशल स्किल के ऊपर वो पहले ही एक लेयर छाप देते हैं, वो पहले ही एक लेयर, एक सीढ़ी तैयार कर देते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे जंप करना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के लोग मुझे पसंद करेंगे। वहाँ पर जब तक मैं नहीं पहुँचूंगा तब तक कोई नहीं आने वाला मेरे पास। होते हैं ना वो लोग जो बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं, लड़कियों को तो भाई बहुत ज़्यादा लुक्स पसंद है, पैसा पसंद है, तभी तभी वो मुझसे बात करेगी। और सिमिलरली लोगों के दिमाग में यही चीज़ सोसाइटी के लेवल पर भी होती है कि भाई सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी अगर जब तक मैं पैसा वैसा ये सारी चीज़ें नहीं बना रहा। अल्टीमेटली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट तो है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट ये जो हैविंग वाला जो फैक्टर है आपके सामने, मैं उसकी आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि ये क्यों एक बहुत ही तगड़ा बिलीफ है। ये आपका बिलीफ है कि आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहे, दोस्त नहीं बना पा रहे, कनेक्शन नहीं बना पा रहे, और उसके पीछे का कारण कि भाई मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास लुक्स नहीं है, पैसा नहीं है, स्टेटस नहीं है, सोशल अलायंस नहीं है, यानी नेटवर्क नहीं है पावरफुल लोगों का, मेरे पास कॉम्पिटेंसी नहीं है किसी तरह की, कोई भी कॉम्पिटेंसी हो सकती है कि भाई मैं कुकिंग अच्छा कर लेता हूँ, या फिर मैं सॉकर बहुत अच्छा खेलता हूँ, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ, मैं क्या बोलते मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ या नहीं हूँ, है ना। वो कोई रोल प्ले हो सकता है, वो कोई स्क्रिप्टेड लाइन्स हो सकती है ना, कि मेरे पास कोई स्क्रिप्टेड लाइन्स नहीं है, मेरे पास बोलने के लिए कोई लाइन नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, है ना। जब तक मेरे पास ये चीज़ें नहीं होगी तब तक मेरी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं हो सकती। ये लोगों का बिलीफ होता है और मैं ये बिलीफ तोड़ना चाहता हूँ। फेज़ 1 में ही लोग अटके रह जाते हैं, बहुत सारे लोग फेज़ 1 ही क्रॉस करते रह जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया मेरा जब तक स्टेटस नहीं आएगा, फेम नहीं आएगा, तब तक कोई मेरे से बात नहीं करने वाला, कोई नहीं मेरे से जुड़ने नहीं वाला। और वो करते रह जाते हैं, बस अपने सोशल लाइफ को वो इम्प्रूव करते रह जाते हैं, कहीं नहीं पहुँचते हो, ठीक है। तो गाइस ये एक तगड़ा बिलीफ क्यों है, अब मैं आपको समझाता हूँ। गाइस आपके जितने भी दोस्त बने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, क्या आपने अपने दोस्त इस बेस पे बनाए थे कि भाई तेरे पास कितना पैसा है? क्या आपने अपने दोस्त इस बेस पे बनाए थे कि भाई ये लुक्स में कितना ज़बरदस्त है? लुक्स इम्पैक्ट करे होंगे, हो सकता है, बिल्कुल करे होंगे, लेकिन मुझे बताओ, सच बताओ, दोस्ती कैसे बनती है? मैं दोस्ती के क्रक्स की बात कर रहा हूँ। आपकी फ्रेंडशिप कैसे बनी है? जितनी भी फ्रेंडशिप आपकी बनी है कैसे बनी है? वो बनी है इमोशनली, राइट। आप बस साथ में बैठना शुरू किए, आप साथ में बातचीत करते थे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, मस्ती करते थे, मोमेंट आपके शेयर हो रहे थे, मेमोरीज बन रही थी, धीरे धीरे 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, 30 दिन हुए, आप दोस्त बन गए। हुआ है या नहीं हुआ है? बताओ मुझे। आप ऐसा क्यों है कि आपका कोई पर्सनल ही ग्रुप होता है, बिल्कुल डिफरेंट तरह का ग्रुप होता है जिसमें डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। एक होगा जो एक नंबर का आलसी होगा, एक होगा जो बहुत स्मार्ट होगा, एक होगा जो कि कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा, सोशली बहुत अच्छा होगा, एक लीडर टाइप का बंदा हो सकता है, एक पार्टी वाला हो सकता है, एक बहुत आवारा टाइप का हो सकता है। तो अलग अलग पर्सनैलिटी होती है आपके उस ग्रुप में, इन तरह के लोगों के साथ में आपकी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही होती है। आप चाहे कितना भी बोल दो कि यार नहीं मैं तो अकेला हूँ यार, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है, स्टिल आपके कोई ना कोई ऐसे दोस्त होंगे जिनसे आप बात कर रहे हो ही नहीं सकता। मेरे को झूठ मत बोलो, तुम्हारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में तुम्हें कोई ना कोई तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिनके साथ में तुम या तो पबजी खेलते होंगे, जिनके साथ में या तो तुम मीटिंग में बातचीत करते होंगे बहुत ज़्यादा। कोई तो ऐसा इन्वायरमेंट होगा जहाँ पर आप खेलने जाते होंगे, कहीं पे होंगे भाई, होंगे, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारे कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, यही इन्हीं में से कोई हो सकता है, या फिर पर होते हैं। और आपके ये कनेक्शन, डीप कनेक्शन तभी बने हैं जब आपने इमोशनल, आपका वो जो इमोशनल सेंस है वो आपने ओपन किया, वो आपने एक्सप्रेस किया, तभी हो पाया। क्या ऐसे हो पाया कि आपके लुक्स और इन सब के बेस पर? कभी नहीं हो पाया। और आपको क्या लगता है जिन लोगों के पास है, क्या वो लोग भी सब अचीव कर जाते हैं? बताओ मुझे। अरे भैया ज़रा सोचो, बहुत सारे लोग जो कि उस लेवल पे पहुंच जाते हैं वो तब भी नर्ड की तरह रहते हैं, है ना, नाइस गाय बन के रहते हैं, उनके कोई खास दोस्त नहीं बन पाते। और जितना ज़्यादा वो सक्सेसफुल होते जाते हैं उतना ज़्यादा वो पाते हैं कि वो अकेले हैं, क्योंकि अब उन्हें डर रहता है कि भाई हर कोई मेरे पास आ रहा है तो भाई मुझसे वो पैसा मांगेगा या मेरे स्टेटस का, फेम का इस्तेमाल करेगा, तो उन्हें बहुत सारा डर होता है, 50 तरह का डर। उस चक्कर में वो लोगों से मिलना ही बंद कर देते हैं, घुलना मिलना ही बंद कर देते हैं, और ज़्यादा कम हो जाते हैं उनके नेटवर्क, बल्कि शैलो नेटवर्क उनके ज़्यादा बन रहे होते हैं।
कोई भी आएगा उनके मतलब के लिए, उनका फ़ायदा उठाने के लिए, उनको स्कैम करने के लिए, लेकिन वो हमेशा यही देख रहे होते हैं कि भाई डीप कनेक्शन नहीं बन रहे। और ये चीज़ एबनॉर्मल नहीं है। सक्सेस के साथ में जैसे जैसे सक्सेस बढ़ती जाती है, लोग और ज़्यादा अकेले होते जाते हैं। ये हर कोई बोल रहा है, तुम जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखो, जो भी सक्सेस से रिलेटेड है वो सब बोल रहे हैं कि भाई हम तो और ज़्यादा अकेले हो जाते हैं, दोस्त और कम हो जाते हैं। नेटवर्क है भैया, नेटवर्क तो बहुत तगड़ा है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में एक ऐसा नेटवर्क स्टैब्लिश कर पाते हैं जो डीप होता है, जो कि प्रोग्रेसिव होता है, जिसमें दो लोगों की ग्रोथ साथ साथ होती है। वही तो मैंने बोला कि आपकी कोलैबोरेटिव फ्रेम होता है कि भाई जो लोग सक्सेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो यही होता है कि मुझे तो जीतना है, मुझे तो इससे आगे बढ़ना है, मैं थोड़ी ना इसको मौका दे सकता हूँ। तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं। उस चक्कर में वो कभी किसी को कोलैब होने ही नहीं देते, किसी को जुड़ने ही नहीं देते। कई बार उनके एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनके साथ में उनके डीप कनेक्शंस बन सकते हैं, पर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उनका CEO दिमाग वो कभी उन्हें इमोशनली ओपन होने ही नहीं देता, कभी सामने वाले को भी इमोशनली ओपन नहीं होने देता कि भाई तू मुझे मत बताना अपनी पेन, अगर मैंने ज़्यादा सुन लिया तेरा पेन तो तू ऐसा समझेगा कि भाई मैं तो तेरा यार हूँ, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, फिर तू मेरा फ़ायदा उठाएगा। समझ रहे हो? इतना चाहते हैं लोग। तो इसी वजह से आपके कनेक्शन नहीं बन पाते, बिकॉज यू आर टू अफ्रेड टू लूज। एंड समटाइम एंड दोज हु डोंट हैव इट, दे आर नॉट अफ्रेड टू लूज, बट दे आर लाइक कि भाई मेरे पास नहीं है इसके वजह से। तो ये हो गया पहली चीज़ कि लोग इसी कारण से अपनी सोशल स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हैविंग वाले स्टेज में फंसे रह जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैविंग वाले स्टेज को पार भी कर जाएंगे, वो सेकेंड स्टेज में जा करके फंसेंगे। ओके, वो सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज या सेकेंड स्ट्रैटेजी जो है वो है हैविंग के बाद में डूइंग की। तो डूइंग क्या है? डूइंग है टेक्निक्स, एक्सरसाइजेस, मोमेंटम, प्रोग्रेसिव डिसेंसिटाइजेशन चैलेंजेस एंड पंचलाइंस, और इवन स्क्रिप्टेड लाइंस भी यहाँ पे आ सकता है। तो गाइज ये सब क्या है? टेक्निक्स, एक्सरसाइजेस, स्क्रिप्टेड लाइंस, डिसेंसिटाइजेशन, ये सब क्या है? देखो, डूइंग में ये चीज़ें आती है जहाँ पर जैसे ही आपने वो हैविंग वाला स्ट्रक्चर या तो फॉलो किया, या अभी भी आप उस स्टेज में हो जहाँ पर आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो या लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या इवन अगर आप आगे नहीं भी बढ़ रहे हो, आप अपनी स्कूलिंग कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तब भी आप उन वीडियोज़ को देख रहे हो जिसमें आप वो डूइंग वाला फेज देख रहे हो कि भाई वो कैसे करे, ये चीज़ कैसे करे, है ना। आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो कि भाई उस शख्स से मैं दोस्ती कैसे करूँ, उस शख्स को मैं कैसे अट्रैक्ट करूँ, आप जाकर के सर्च कर रहे हो। एंड नाउ यू आर गेटिंग सो मेनी डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, और स्टिल थिंग्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर। व्हाई? बिकॉज अभी भी आप रिलाई कर रहे हो। समझना इस बात को, जो भी चीज़ बाहर है, डूइंग एंड हैविंग आर एक्सटर्नल पार्ट्स। मैंने अगेन फिर से बोला ना कि जो चीज़ तुमसे बाहर है उसमें तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते। जो भी चीज़ का फैक्टर ही दूसरे पे रिलाई करता है, दूसरी चीज़ों पे रिलाई करता है, एक्शन पे रिलाई करता है, और अगर वो स्किल ही इमोशनल है, उस स्किल का बेस ही इमोशनल है, तो भैया तुम्हारे पास वो फाउंडेशन स्ट्रांग हो ही नहीं रही है। तुम अभी भी शैलोअर लेवल पे काम कर रहे हो कि भाई डूइंग, चलो मैं नई टेक्निक सीख लेता हूँ, चलो मैं ये नई तरह से पिच कर लेता हूँ, है ना। प्रेप टेक्निक का यूज़ करता हूँ। प्रेप टेक्निक क्या होती है आपको बता देता हूँ। देखो, प्रेप टेक्निक में क्या होता है कि पी होता है, पी फॉर पिच, है ना। यानी कि आपके सामने किसी ने कोई आर्गूमेंट किया, किसी ने बोला कि भैया देखो ये एक लोगो बनाना है, ये लोगो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये लोगो के ऊपर मुझे अपना ओपिनियन दो। अब तुम प्रेप टेक्निक अप्लाई करोगे, सामने वाले को बोलोगे कि भाई ठीक है मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह का लोगो चाहिए। सामने वाला बोलेगा कि यार मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो लोगो है इसका स्टाइल क्या होना चाहिए, 2D होना चाहिए, 3D होना चाहिए, और हमारी क्योंकि कंपनी भी डिज़ाइन से रिलेटेड है, तो बताओ यार और किस तरह का काम होना चाहिए। तो तुम प्रेप टेक्निक अप्लाई करते हो। प्रेप टेक्निक में तुम बोलते हो ठीक है, पी फॉर पिच, आप पिच करते हो आइडिया, और वो आइडिया क्या है कि अच्छा ठीक है सर आप डिज़ाइन से रिलेटेड काम करते हो, किस तरह का डिज़ाइन करते हो। सामने वाला बोलेगा कि 3D डिज़ाइन करते हैं। तो सर अगर आप 3D डिज़ाइन करते हो तो आपका लोगो तो 3D ही होना चाहिए। फिर आप प्रेप के बाद में, प्रेप में पी हो गया, आपने पिच कर दिया, रीज़न। अब आप रीज़न देते हो क्यों होना चाहिए कि सर आप तो एक तो 3D डिज़ाइन कर रहे हो, ऊपर से आने वाले आपके फ्यूचर के जो भी प्रॉस्पेक्ट होंगे, जो भी क्लाइंट्स होंगे, वो भी जब देखेंगे कि इनका जो लोगो है वो 3D के बजाय 2D है,
और शायद इसका एस्पेक्ट ये जा सकता है कि आप 2D से रिलेटेड डिज़ाइन करते हो या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करते हो, सामने वाला इंसान हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो बेटर है कि आप 3D डिज़ाइन आपका, क्योंकि स्पेशलाइजेशन ही 3D में है अगर, तो आप वैसे कर सकते हो। या फिर अगर आपको बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट टाइप का लोगो बनाना है तो आप वैसे भी जा सकते हो। तो आपने R फॉर रीज़न दिया। प्रेप में E आता है कोई एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देते हो दूसरी कंपनी का कि देखो सर, आप सिंपल ब्लेंडर का ही एग्जांपल ले लो, ब्लेंडर ने भी अपना लोगो किस तरह का बनाया। एक तो हो गया कि उसका सिंपल सा फेव आइकॉन, वो तो 2D टाइप से ही दिखता है, लेकिन उसका 3D वाला भी लोगो है। तो बहुत सारे जो लोगो आर्टिस्ट है वो अपने अपने जो लोगो है उसमें वेरिएंस रखते हैं, एक तो 2D रखते हैं और एक 3D रखते हैं। तो आप इस तरह से भी जा सकते हो। तो आपने एक एग्जाम्पल दिया और फिर से आपने पिच किया। पिच क्या किया कि इसीलिए इस हिसाब से मुझे लगता है सर कि आप एक 3D लोगो बना सकते हैं, है ना। तो मैंने बस एक छोटा सा वाहियात सा एग्जाम्पल दिया है शायद, लेकिन फिर भी आपको आइडिया लग गया कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये टेक्निक है, ये टेक्निक तुम अप्लाई कर सकते हो। ग्रेट यार, आज पता नहीं मुझे कॉल पे कॉल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मुझे कॉल आने बंद ही नहीं हो रहे हैं ऐसे टाइम पे, और सब कंपनी के कॉल आ रहे हैं। वाह, अलग अलग मोबाइल में कंपनी के कॉल। आज ही जियो को क्यों हो रहा है? दो जियो की सिम है गाइज मेरे पास, और इवन तो मैंने बैलेंस भरा हुआ है। मैं जियो पे कंप्लेन करना चाहता हूँ कि भाई जियो मेरे को कॉल पे परेशान करना बंद करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, मैंने बैलेंस भरा हुआ है प्लीज़। हाँ, तो गाइस मैं क्या बता रहा था, मैं प्रेप टेक्निक की बात कर रहा था कि प्रेप जो टेक्निक है, आप टेक्निक तो अप्लाई कर जाओगे लेकिन तुम बस सोचते रह जाओगे कि भाई पिच क्या, अच्छा ठीक है पहली पिच क्या दूँ, फिर मैं रीज़न क्या दूँ, फिर मैं एग्जांपल क्या दूँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, मेरा टोन क्या होना चाहिए, है ना। ये चीज़ें तुम दिमाग में प्रिपेयर करते रह जाओगे, तब तक के टाइम बीत जाएगा और तुम फिर अगर बोलने भी जाओगे ना तो वो नेचुरल नहीं लगेगा, है ना। तुम चाहते क्या हो? तुम फ्लो स्टेट अचीव करना चाहते हो, तुम सोशल स्किल में भी फ्लो स्टेट को अचीव करना चाहते हो, राइट। तो अब इस चीज़ के लिए तुम्हें एक्शन से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर तुम एक्शन पे रिलाई करते रहे तो तुम बस सोचते रह जाओगे। दिस इज जस्ट गोइंग टू मेक यू इन द स्टेट ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस, और तुम बस घूमते रह जाओगे, नई टेक्निक्स अप्लाई करते रह जाओगे। और प्रॉब्लम क्या है कम्युनिकेशन स्किल के साथ में कि तुम इसका प्रोग्रेशन देख नहीं सकते। अरे भैया कोई बार नहीं है, तुम क्या देखो, हर एक स्किल का एक बार सेट होता है, आप उसे 1 by 1 सिलेबस वाइज समझते हो। जैसे ब्लेंडर की स्किल हो या फिर प्रोग्रामिंग स्किल हो, आप 1 by 1 चीज़ें सीखते हो। जैसे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर अगर आपको समझना है तो ब्लेंडर आप सॉफ्टवेयर पहले ओपन करोगे, सिंपल सा आप नेविगेशन समझोगे कि ठीक है भाई यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ कैसे जाते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो मेरे पास भी ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर है, और इसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा गाइस। एक बार ब्लेंडर ओपन हो जाए, वीडियो 37 मिनट का हो गया है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, बट क्या करें, ब्लेंडर ओपन हो गया, हाँ हो गया। मैं अपने आप को बस थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि आपको कुछ स्किल्स जो होती है ना वो एनालिटिकल होती है और उनका स्टेज एनालिटिकल होता है। तो अब जैसे ये ब्लेंडर है, अरे भाई हाँ छू लिया ना मैंने, हाँ ठीक है। तो जब आप पहले ब्लेंडर सीखने जाओगे, ये 3D सॉफ्टवेयर वाला 3D चीज़ें बनाने वाला सॉफ्टवेयर है, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अब जब आप करोगे तो क्या करोगे, आपका माउस होगा, ये दिख रहा है क्या माउस, ठीक है ये माउस, और आपके सामने कीबोर्ड होगा। आप जब भी कोई वीडियो देख रहे होगे यूट्यूब पे या जो भी कोर्स ले रहे होगे, आप ये समझने की कोशिश करोगे कि इसमें नेविगेट कैसे करते हैं। और इतना बड़ा सा जब आप सॉफ्टवेयर देखोगे आपको परेशान हो जाओगे कि भाई करना क्या है, कहाँ पे क्या करना है। तो आप जब वीडियो देख रहे होगे, उससे रेफरेंस ले रहे होगे, तो वो आपको पहले क्या बताएगा, पहले बताएगा कि भाई मूव कैसे करते हैं। तो चलो भाई ये जो स्क्रॉल बटन है ना, स्क्रॉल बटन से इधर उधर आप घूम सकते हो, ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। ये आपका क्यूब होता है, ये आपका कैमरा होता है, ये आपका व्यू पोर्ट होता है, ये सब होता है ना। आप इस तरह से घूमते रह सकते हो, ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो। ये वाला आपका रेड लाइन जो होती है ये एक्स एक्सेस होती है, ये वाली जो लाइन होती है वाई एक्सेस होती है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर से देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है, है ना। तो इस तरह से चीज़ें काम करती है। फिर उसके बाद आपको बताया जाता है कि ठीक है ये टूल्स को अब यूज़ कैसे करना है। एग्जांपल के लिए अगर मुझे इसी डब्बे को, ये जो क्यूब है, इसको अगर मुझे स्केल करना है तो मैं S दबाऊंगा, और S को जब मैं खींचूंगा, जब मैं माउस को खींचूंगा तो इस तरह से ये बड़ा होता जाएगा। अगर मैं इसे एक डायरेक्शन में खींचूंगा तो फिर ये उसी डायरेक्शन में बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने S किया और फिर मैंने Z किया तो ये Z डायरेक्शन में बड़ा होगा। अगर मैंने S किया
और फिर मैंने एस बटन दबाया, एस किया गलत मत समझना। तो अगर मैंने एस बटन दबाया और फिर मैंने एक्स दबाया तो एक्स की डायरेक्शन में वो बड़ा होगा, ओके। अगर मैंने फिर से एस दबाया और फिर से मैंने वाई डायरेक्शन की तरफ क्लिक किया तो ये वाई डायरेक्शन में बड़ा होगा, राइट। अगर आपने इस चीज़ को इतना समझ लिया, इतना जान लिया कि मैंने क्या किया अभी, तो गाइस तुम्हें ये भी चीज़ समझ में आई कि हर एक स्किल का एक एनालिटिकल पार्ट होता है और इमोशनल पार्ट होता है। कम्युनिकेशन स्किल की जब बात आती है तो आपको अपना इमोशनल पार्ट स्ट्रॉन्ग करना होता है। फिर से मैं ला रहा हूँ वही चीज़ जो आपने अभी 5-10 मिनट पहले फिर से सुनी थी। वही अगर जब आपको ऐसी कोई स्किल सीखनी है तो इसमें आपको एनालिसिस के स्टेज में रहना पड़ता है। पहले आप एनालिटिकल होते हो। जब मुझे ब्लेंडर सीखना है गाइस, तो मैं ब्लेंडर ऐसे नहीं सीख सकता कि भाई मैं इमोशंस के बेस पे चल रहा हूँ। अच्छा मेरी इंट्यूशन क्या बोल रही है? मेरी इंट्यूशन बोल रही है माउस ऐसे घुमाओ, हाँ घुमाता रहो। अगर आप ये वाली बटन क्लिक करते हो, ये जो फ्रंट बटन होती है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर वाली बटन होती है जिसकी हमें आदत होती है, अगर आप उसके थ्रू क्लिक करने जाओगे कुछ भी नहीं हिलने वाला इसमें। तो अगर आपको आदत ही होगी फोटोशॉप की, इलस्ट्रेटर की या दूसरे सॉफ्टवेयर की, आप सोचोगे यार मैं इतना दबा रहा हूँ ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। या फिर आपको हमेशा फिग्मा अगर आपने चलाया तो आप वो स्पेस बार का बटन दबा करके आप ऐसे मूव कर सकते हो। इसमें आप मूव ही नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे यार ये तो भलता ही सॉफ्टवेयर है, मैं तो सीख ही नहीं पा रहा। लेकिन इसमें थोड़ी फंक्शंस डिफरेंट है, तो आपको एनालिटिकल होना पड़ता है। यहाँ पे सोचना पड़ता है कि अच्छा ठीक है माउस स्क्रॉल वाला बटन दबाना पड़ता है, अच्छा ओके इसके थ्रू मैं घूम सकता हूँ, ओके ठीक है। अगर मुझे ये वाली बटन को क्लिक करके घूमना है तो फिर मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे प्रेफरेंसेस में जाकर के बटन के थ्रू मुझे सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। पर अगर मैंने वहाँ पे कुछ क्लिक किया तो उसके वजह से दूसरी सेटिंग्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एनालिटिकल वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको अभी हम बंद करते हैं। वापस से मैं पहले अपने आप को बड़ा कर देता हूँ, ये मैं बड़ा हो गया और डोंट सेव, ओके। तो अब आते हैं थर्ड स्टेज पे। आपने समझ लिया कि हैविंग से मेरा काम नहीं होने वाला, डूइंग से भी मेरा काम नहीं होने वाला। थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज इज द फाइनल स्टेज विच इज बीइंग। और बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि क्या मैं थर्ड स्टेज पे डायरेक्टली जा सकता हूँ। तो ताज्जुब की बात ये है, जो मुझे भी पता चला और बड़ा मुझे ताज्जुब फील हुआ, मैं आपको रियल एग्जांपल्स भी दूंगा, कि एक्चुअल में यही बात सच है कि बीइंग ही वो स्टेज है जहाँ पर आप एक्चुअल में अपनी इम्प्रूवमेंट भी देखते हो कम्युनिकेशन स्किल पे, और एक्चुअल में आप फील करते हो कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। देखो किसी भी स्किल में इम्प्रूवमेंट का बार होता है, आपको 1 by 1 सीखना होता है, जैसे मैंने ब्लेंडर का बताया, राइट। वही जब कम्युनिकेशन की बारी आती है, यहाँ पे कोई बार नहीं है, कोई बार सेट नहीं है कि अच्छा आज ना मैं 10% सोशल स्किल में अच्छा हो गया, आज ना मैं 50% सोशल स्किल में अच्छा हो गया। ऐसा कभी नहीं होने वाला, नेवर। अगर आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बेकार है, अगर आपके पेट में गड़बड़ है, अगर आपका सर दुख रहा है, तो आप किसी से मिलना नहीं चाहोगे, आप किसी से बात करना नहीं चाहोगे, है ना। किसी से भी आप ढंग से बात भी नहीं कर पाओगे, राइट। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अगर आप में हुआ तो शायद आपसे थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो पाए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बीइंग ही वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी फाउंडेशन आपको हेल्प करेगी उस लेवल पे, उस स्टेज पे जाने में कि आप ये जो हैविंग और डूइंग वाला पार्ट है वो अप्लाई कर पाओगे। और बीइंग ही वो एक्चुअल में स्टेज है जहाँ पर आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करते हो। बीइंग एक तरह से ऐसे है कि भाई देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मेरा यहाँ पे, अरे ये खुल जाए चल भाई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन में जाकर के मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ और ये मैं प्रेजेंटेशन पे आ गया। ये मैं पेन का यूज़ करता हूँ, ओके। तो गाइस अभी आपको दिख रहा होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको आग जलानी है तो आग आपको कैसे मिलेगी? आग आपको कैसे मिलेगी? क्या आग आपको ऐसे मिल सकती कि भाई ठीक है मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस यहाँ पे बैठा रहूँगा, ऐसे मैं यहाँ पे बस चुपचाप बैठा रहूँगा। एक कुर्सी है, मान के चलो यहाँ पे ये कुर्सी है, इस पर मैं बैठा रहूँगा, ठीक है। बहुत गंदा बनाया, पर मैं बैठा रहूँगा ऐसे हाथ लेकर के। यहाँ पर मेरे पत्थर रखे हुए हैं और इनके सामने मैं हाथ लेकर के रखूँगा और बस आग लग जाएगी किसी तरह से। क्या ऐसा होने वाला है? क्या ऐसा होने वाला है? क्या ऐसा होता है कि यू कैन हैव समथिंग
you can have something, then you can do something, and then you can being something. क्या ऐसा कभी होता है? नहीं होता है ना. अगर आपको गर्म फील करना है, मतलब बीइंग मतलब क्या कि आपको गर्मी चाहिए, आपको गर्म फील करना है ना, गर्म फील करना है. लेकिन गर्म की फीलिंग जो है वो इस हैविंग से आएगी कि अच्छा मैं गर्मी वाली स्टेज पे पहुंच गया. ठीक है, गर्मी वाली उस स्टेज पे पहुंचने से पहले ये डू वाली स्टेज आएगी. डू वाली स्टेज मतलब क्या कि मुझे लकड़ी देनी पड़ेगी, है ना, मुझे लकड़ियाँ देनी पड़ेगी, मुझे वुड देना पड़ेगा, फिर इसमें चिंगारी लगानी पड़ेगी. चिंगारी में लिखने नहीं वाला, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि आग आपको देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से पत्थर ऐसे घिसने पड़ेंगे या जो भी करना पड़ेगा, जो भी आप मैन वर्सेस वाइल्ड अगर आपने देखा हो, जो भी टेक्निक अपनानी पड़ेगी, मुझे लकड़ियाँ यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी, फिर उसमें आग लगानी पड़ेगी, और उसके बाद जाकर के मुझे गर्मी महसूस होगी. मतलब कि आप सबसे पहले उस बीइंग स्टेज में जाते हो. फर्स्ट स्टेज इज बीइंग स्टेज, कि आप एक्सेप्ट करते हो, आपकी एक्सेप्टेंस आती है यहाँ पे. आप लेट गो करते हो उस फीलिंग को कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरी ईगो सबसे महान है, मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा और आग अपने आप लग जाएगी, वहाँ से ऊपर से आसमान से बिजली कड़केगी और आग लग जाएगी. भैया नहीं होने वाला ऐसा. अगर आपको गर्मी चाहिए, अगर आपको गर्मी फील होने वाली है, तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, मुझे उस स्टेज पे जाना पड़ेगा कि मैं जंगल में घूमूं भटकूं और फिर जाकर के मैं लकड़ी ढूंढूं और लकड़ी को मैं रखूं और उसमें काम करूं और फिर जाकर के मुझे क्या मिलेगी, गर्मी मिलेगी, मुझे आग मिलेगी, है ना. तो कभी भी बीइंग पहला स्टेज होता है, फिर डू होता है, फिर हैव होता है, राइट. आपको अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको स्टेज में जाना होगा जहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, ये मेरा गोल है, ये मेरी स्ट्रैटेजीज है, इस तरह से मैं फॉलो करने वाला हूँ, मेरे माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि मैं क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ, मेरे पास क्लैरिटी है, मेरे पास अपना थिंकिंग माइंड है, मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, मेरे पास कोई ऐसी स्किल है, टेंजिबल स्किल्स है जिनको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि पेंटिंग हो गया, कुछ भी हो गया. और फिर इसके थ्रू मैं पैसा कमाने जाऊँगा. अब मैं डूइंग करूँगा, अब मैं एक्चुअल में सीखने जाऊँगा, अब मैं सीख रहा हूँ, अब मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, अब मैं दुनिया के सामने अपनी स्किल दिखा रहा हूँ, अब मैं क्लाइंट्स को जाकर के अप्रोच कर रहा हूँ, अब मैं कंपनीज को जाकर के अप्रोच कर रहा हूँ. देन हैव वाला स्टेज आता है, राइट. तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि बीइंग इज़ दी ओनली वे. और बीइंग मतलब क्या, अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो गाइस, इट्स जस्ट who you are. Right now you are already good at communication. Right now you are already good at social skills. मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ. आपने अपने दोस्त वैसे ही बनाए थे. आपके लाइफ में ऐसे कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जब आपने शाइन किया था, और तब आपने शाइन किया था क्योंकि आप अपने लॉजिकल माइंड से नहीं सोच रहे थे, आप अपने इमोशनल माइंड से सोच रहे थे. हो गए ऐसे मोमेंट्स, याद करो, एक ना एक ऐसा मोमेंट होगा. या फिर आपके पास कोई मोमेंट नहीं, चलो मान लिया कि आपको अभी याद नहीं आ रहा, शायद याद आएगा. मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने एक हफ्ता अच्छे से जोर दिया ना, आपको ऐसे 50 इंसिडेंट्स मिल जाएंगे जब आपने शाइन किया था उस ग्रुप में. शायद आप किसी रिश्तेदार की पार्टी में थे, आप कहीं तो भी थे, किसी बर्थडे पार्टी में थे, दोस्तों के बीच थे, क्लासरूम में थे, आपने शाइन किया था. लोग बोल रहे थे कि भाई ये कितना कूल बंदा है यार, क्या मस्त बात बोली यार. लोग हंस रहे थे, लोग आपके साथ में कनेक्ट कर रहे थे, लोग आपके साथ में बातचीत कर रहे थे, लोग आपको जानना चाहते थे. तो वो मोमेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे. लेकिन अगर आपको याद नहीं भी आ रहे हैं, आप अकेले हो, मुझे एक बात बताओ, जब आप अकेले हो, सच सच बताना, जब आप अकेले हो, क्या आप ढंग से बात नहीं कर सकते खुद से भी? क्या आप अकेले में भी खुद से बातचीत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, राइट. यू कैन ईजिली हैव अ वेरी पीसफुल, वेरी ग्रेट कॉन्वर्जेशन विथ योर सेल्फ. आप अपने आप से फिलोसॉफी की बात करना शुरू करो. एक बार कोई भी फिलोसॉफी ढूंढ के निकालो, उसकी बात करो एक बार. या फिर आप कोई पॉडकास्ट देखो. मैं बेस्ट आइडिया आपको दे रहा हूँ, अगर आपको सच में चेक करना है ना कि आपकी सोशल स्किल्स कितनी अच्छी है. आप कोई अपना फेवरेट पॉडकास्ट निकालो. यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट मौजूद हैं, राज शमानी हो, जो भी हो, वो कोई भी हो सकता है भाई. तुम्हें येती वेती का देखना हो वो सब देखो, तुम जो देखना है तुम्हें वो देखो. वो डायरी ऑफ CEO है, लंडन रियल है, और क्या जो रोगन का भी है पॉडकास्ट, और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हो गए. कोई भी पॉडकास्ट निकालो और उनका कोई भी एक वीडियो देखो, पूरा देखना, ठीक है, एंड टू एंड देखना. उसके बाद खुद से कॉन्वर्जेशन करना कि मैंने क्या सीखा. वो डर्मेटोलॉजी पे हो सकता है ना, स्किन केयर पे हो सकता है, वो हेल्थ पे हो सकता है, वो डाइट पे हो सकता है, वो आपकी सक्सेस पे हो सकता है, पैसे पे हो सकता है, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई भी देख सकते हो. देखो,
और उसके बाद अब अपने आप से कॉन्वर्जेशन करना, मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा, है ना। जब आपको फील होगा कि भाई कितना इंटेलिजेंट बंदा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो तुम, तुम्हें लगता है, तुम्हें लगेगा कि भाई अरे यार मेरे पास तो कितने सारे डाउट्स हैं, मैं कितने अच्छे से बात कर पाता हूँ। तुम एक बार रिकॉर्ड करना उस आवाज़ को। मैं यहाँ पे जज करने की बात नहीं कर रहा, तुम अपने जजमेंट को दूर रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपने जजमेंट को दूर रखना, ऐसे ही अपने बायसेस मत लेकर आना कि भाई परफेक्ट ही होना चाहिए, नहीं नहीं। तुम बस इतना करना कि वो चीज़ सामने रखना है अपना मोबाइल, और फिर बस इस तरह से, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, या फिर कहीं भी देखते हुए, तुम्हें कोई कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो तुमने सीखा ना उसे एज इट इज़ बोलने की कोशिश करना कि यार आज ना मैंने वो वीडियो देखा मसल मेमोरी के ऊपर, आज मैंने वीडियो देखा डाइटिंग के ऊपर। अच्छा ठीक है, डाइटिंग और मसल मेमोरी का बहुत ज़बरदस्त वीडियो था वो, जिसमें वो एक्सपर्ट बात कर रहा था कि यार पता है मसल्स जो है ना वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड से बनती है, और इन मसल्स को सही डाइट और सही तरह की नींद भी चाहिए होती है, तभी वो रिकवर करती है। मतलब कि जितना मैं इसको कसरत कर रहा हूँ, मैं जितना इसको प्रेशर दे रहा हूँ, ये तब इम्प्रूव नहीं हो रही है, ये एक्चुअल में सिर्फ तब इम्प्रूव हो रही है जब मैं सो रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ और इसको न्यूट्रिशन दे रहा हूँ। तो ये जब आप उस तरह से बोलोगे, आप अपनी उस कॉन्वर्जेशन को नोटिस करना, आप खुद फील कर पाओगे कि यस तुम्हारे पास स्ट्रक्चर भी है, तुम्हारे पास अपना खुद का गॉड गिफ्टेड, भगवान का दिया हुआ, नेचर का दिया हुआ ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तुम्हारी वॉइस यूनिक है, तुम्हारे पास हर लेवल के वॉइस टोन्स है, तुम अपनी जो तुम्हारी वॉइस यूनिक है, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारी वॉइस के साथ में तुम मॉड्यूलेशन कर सकते हो, तुम पतली आवाज़ में बोल सकते हो, तुम गहरी आवाज़ में भी बोल सकते हो, है ना, तुम डीप आवाज़ में भी बोल सकते हो, तुम बेली के थ्रू भी बोल सकते हो, तुम अलग अलग टोन्स में बोल सकते हो। तुम्हारे पास ये इतनी वर्सेटैलिटी है, और तुम्हें उसके लिए सीखना नहीं पड़ रहा जा करके हम कहीं सीखने जा रहे हैं। देखो सिंगिंग की बात अलग है कि तुम सिंगिंग सीखने जा रहे हो, है ना, या प्रोफेशनल लेवल पे कोई स्पीच देने जा रहे हो, वो तुम्हें सीखना पड़ता है, वो चीज़ें तुम्हें दूसरे स्पीकर्स को एनालिसिस करना पड़ता है और तुम्हें टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती है, वहाँ वो एनालिटिकल वाला पार्ट है। बट जो सबसे बेस लेवल का पार्ट है, वो इमोशनल पार्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आपकी फाउंडेशन, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ पे रिलाई नहीं कर रहे कि भाई मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है, मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है कि भाई सामने वाला क्या बोलेगा, मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है कि मैंने वो चीज़ अचीव करी कि नहीं करी। यहाँ पे तुम एंटरप्रेन्योर्स के बीच में हो, 5 एंटरप्रेन्योर्स के बीच में हो, पाँचों एंटरप्रेन्योर्स तुम्हें एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान बोल सकते हैं, बट तुम क्या वो क्षमता रखते हो कि तुम एक ढंग की कॉन्वर्जेशन निकाल सको, ढंग की कॉन्वर्जेशन, बस ठीक ठाक कॉन्वर्जेशन क्या निकाल सको। मुझे इंप्रेस नहीं करना है, मैं इंप्रेस करने के इंटरेस्ट से आ भी नहीं रहा किसी के पास, पर मैं जिससे बात करूँगा भाई मैं अपने फ़न में रहूँगा, मैं अपने मज़े में रहूँगा, मैं अपने मज़े में रह के सामने वाले किससे बात करूँगा। क्या ये चीज़ कर सकते हो? यही है वो बीइंग मतलब कि ना तो अब तुम्हें रिलाई करना पड़ रहा है किसी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे, मतलब कि भाई मेरे पास अगर पैसा नहीं है, कार नहीं है, तो मैं बात नहीं कर सकता, या फिर मेरे पास स्किल नहीं है तो मैं बात नहीं कर सकता, कॉम्पिटेंसी नहीं है, मेरे आसपास 5-10 लोग सारे स्किल्ड लोग हैं और अब मैं बात नहीं कर पा रहा ढंग से, है ना, 5-10 लोग सारे इंग्लिश वाले लोग हैं, क्या मैं ढंग से कॉन्वर्जेशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें कि भाई आप अपने आप में मज़ा ले रहे हो, आप ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई ज़िंदगी बहुत छोटी है, यहाँ पे रोते रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं स्किल में तो लगा ही रहूँगा। आज अगर मेरे 5-10 लोग जो मेरे से ज़्यादा बेहतर है, मैं इनको तो सरपास करूँगा ही करूँगा, लेकिन मैं अभी भी पहले से ही मैं बता रहा हूँ, इस स्टेज पे बता रहा हूँ कि मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी फॉर दिस वर्ल्ड, आई एम ओपन फॉर एनीथिंग। तो ये होता है बीइंग, ओके, ये माइंडसेट है गाइज, ये माइंडसेट है। और इसी ये तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये तो यार बंदे ने 50 मिनट ले लिए ये बात बताने के लिए, भाई ये तो मतलब हमें पहले से ही पता था यार, ये तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो कि मतलब कोई सीक्रेट हो, कोई बहुत ही तगड़ा सीक्रेट हो, ये क्या ही बताया उसने। पर नेक्स्ट वीडियो इसी पे होने वाला है कि कैसे ये बीइंग से ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये एक तरह से सीरीज़ मान के चलो तुम। नेक्स्ट वीडियो इसी पे बात करने वाली है कि भाई, क्योंकि मैं इसे और ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकता, लेकिन इसी पे बात होने वाली नेक्स्ट वीडियो में कि ये बीइंग को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये फाउंडेशन को कैसे एक्चुअल में मजबूत किया जाए। तुमने अगर इतना समझा ना, जितना भी मैंने बताया था अभी इतनी वीडियो में, तो तुम बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुके हो, ऑलरेडी तुम नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हो। बीइंग के बाद में मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि ये एनालिसिस, ये सारी चीज़ें कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ये जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड स्टफ है कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो। वर्स्ट इज़ यू ट्राई
to make someone go down and scam make them doubt in their ability। मतलब कि तुम क्या करोगे, मैनिपुलेशन टेक्निक्स का यूज़ करोगे, मैनिपुलेशन सीखने की कोशिश करोगे। ये चीज़ें तुम्हें शॉर्ट टर्म में तो किसी तरह का प्लेजर दे सकती है कि हाँ मैंने बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन इंसान मैनिपुलेशन से इम्यून हो जाता है एक टाइम के बाद। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम एक ही टेक्निक सामने वाले पे बार बार अप्लाई नहीं कर सकते, और जब तुमने एक ही टेक्निक किसी पे 2-3 बार अप्लाई कर ली, फिर वो अवेयर हो जाता है। फिर वो हो सकता है मुंह पे तुम्हारे सामने ना बोले कि भाई देख ये फालतू मुझे बेवकूफ़ मत बना, लेकिन वो लोग इतने स्मार्ट हो जाते हैं। लोग स्मार्ट होते हैं टाइम के साथ में ज़्यादातर समय। जब इसीलिए बहुत सारे जो किंग है, राजा महाराजा, जो कि बहुत यानी जैसे निकोलो मैकियावेली के टाइप के लोग हैं, वो लोग अक्सर लोगों से घुलने मिलने से क्यों बचते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे तो लोग हमें समझ जाएंगे, लोग हमारे माइंडसेट को समझ जाएंगे। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप मैनिपुलेशन या ये सब टैक्टिक्स के थ्रू आगे नहीं बढ़ सकते, लंबा गेम नहीं जीत सकते। लोग आपको पहचान जाएंगे, फिर वो आपको एक्सपोज करने का काम करेंगे, फिर वो पीछे भागेंगे भैया आपके कि भाई ये कितना मैनिपुलेटिव इंसान है, और लोगों को मज़ा आता है। फिर आप देखते हो यूट्यूब पे कि लोग एक्सपोज करने के लिए बहुत आगे रहते हैं, तो फिर आपका एक्सपोजर वाला निकलेगा कि भाई देखो इसने ऐसे मैनिपुलेट किया, इस शख्स को ऐसे स्कैम किया। तो इसीलिए स्कैम करने से बचना है, ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक एक्चुअल में ऐसी इमोशनल स्टेट को अचीव कर सकते हैं जहाँ पर कि वो डू और हैव आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा, और बीइंग आपका पार्ट बनेगा। बीइंग अभी भी मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया नहीं है, ओके। पर इस वीडियो का क्रक्स क्या निकल के आया है, एक्चुअल में आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना ही आपकी सोशल स्किल के लिए बेटर है, और अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना ही आपके लिए बेटर होगा अगर आपको एक्चुअल में सोशल मास्टर बनना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल मास्टरी की तरफ जाएंगे, और बस यही पर ही 56 मिनट का हो चुका है ये वीडियो। बीच बीच में मुझे बहुत सारे कॉल भी आते रहे हैं, तो पता नहीं, और भी पता नहीं, लोग शायद डिविएट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारा कंटेंट अभी ऑलरेडी मौजूद है, पर मैं अभी इसी वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता। तो या सोशल मास्टरी पे भी आएंगे कि कैसे आप उस कंफर्ट में जा सकते हैं, कैसे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स रह सकते हैं, कैसे आप फन कर सकते हैं खुद के साथ, कैसे उस स्टेट को अचीव कर सकते हैं जहाँ पे आप नॉन रिएक्टिव है, कैसे आप नेचुरल फील होगे, कैसे आप ऑथेंटिक बनोगे, क्योंकि ऑथेंटिसिटी इज़ ऑलवेज गोइंग टू मेक यू ट्रस्टवर्दी, है ना। अगर आप ऑथेंटिक नहीं साउंड करते तो लोग समझ जाएंगे, लोग पढ़ लेते हैं यार। लोगों को इतना भी बेवकूफ़ मत समझना कि वो आपको पढ़ नहीं सकते। लोग पढ़ लेते हैं कि भाई ये टेक्निक अप्लाई कर रहा है, ये सब कर रहा है, ये साउंड नहीं कर रहा, बहुत अननेचुरल फील हो रहा है, राइट। तो तुम नेचुरल कैसे फील करोगे? अक्सर लोग आपको बोलते हैं ना कि भाई नहीं, कोई भी स्किल जो होती है वो अनफेमिलियर होती है, उसके बाद फिर उस चीज़ में आप अच्छे हो जाते हो। नहीं, जितनी भी एनालिटिकल स्किल होती है, एनालिटिकल स्किल पे ये चीज़ अप्लाई होती है कि आप अनफेमिलियर हो। जहाँ तक बात है सोशल स्किल की, मेरे भाई सोशल स्किल में तुम ऑलरेडी मास्टर हो। राइट नाउ यू आर ऑलरेडी अ मॉन्स्टर ऑफ सोशल स्किल्स। तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो एबिलिटीज़ है, तुम बस इन्हांस नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो, नेचुरल टैलेंट होता है ना कुछ, तो तुमने अभी तक के अपने टैलेंट को जाना नहीं है। जिस दिन तुमने उस टैलेंट पे काम करना शुरू कर लिया, फिगर आउट कर लिया, बढ़िया, ठीक है। और तुम सबके पास है, किसी एक के पास स्पेशल है ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके पास है ये, ठीक है। तो मतलब कि एक तरह से ये हो गया कि भाई, तो जैसे देखो शेर होता है ना, शेर, सारे शेर शिकार कर सकते हैं, राइट। और जितने भी शेर हैं उन सबके पास नाखून होते हैं बड़े बड़े। कोई ऐसा नहीं होता कि किसी के पास सिर्फ 3 नाखून है, किसी के पास 2 नाखून है। सबके पास अपने केनाइन टीथ होते हैं, सबके पास बाइट फोर्स होती है तगड़ी वाली। भाई मेरा गला बैठने लग गया, 1 घंटे तक के बात करने का ये नतीजा होता है। तो सबकी बाइट फोर्स बहुत ही तगड़ी होती है, लेकिन कुछ ही शेर होते हैं जो जंगल के राजा बनते हैं, राइट। मतलब उस एरिया के राजा बनते हैं, उस एरिया के किंग बनते हैं और सबको खदेड़ देते हैं। उस लेवल पे अगर आपको जाना है, शेर तो आप ऑलरेडी हो, आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन सी यूनिक चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअल में आगे बढ़ाएगी। यहाँ पे बात राजा बनने की नहीं हो रही है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ शेर होते हैं जो कि कभी नहीं बनते, उस लेवल पे कभी नहीं जाते, वो दूसरे शेरों से हारते रहते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में खदेड़े जाते हैं, बस यही होता है उनके साथ में। पर कुछ शेर सच में टिकते हैं,
मैदान में टिकते हैं, गेम में बने रहते हैं और आगे तक के चलते हैं और अपनी लीनियज को आगे फैलाते रहते हैं। तो ये स्किल आपके अंदर भी है मेरे भाई, आपको भी वो शेर के दांत मिले हुए हैं, आपके पास भी बाइट फोर्स है, आपके पास भी वो दहाड़ने की क्षमता है। ओके, नेचर ने दिया हुआ है आपको वो क्षमता, तो बस आपको यूज़ करने की बात है और मैं आपको वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।